अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती है, पहले हमें समझना होगा कि एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन होता है जो भी हमारी बॉडी में से जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है जो भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हुए उसके बाद जो भी वेस्ट बचा होगा उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब वो जो एक्सक्रीशन है वो कैसे होता है ना, उसका सिस्टम क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो वो अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, इसमें क्या क्या आता है, किडनी आती है, यूरेटर आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है और यूरेथ्रा आता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किडनी क्या होता है। किडनी को हम रीनल भी बोलते हैं, रीनल। ठीक है, तो किडनी क्या होती है, जो किडनी होती है वो हमारा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मतलब एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीशन में एक मेन रोल प्ले करेगा, फिर एक मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है हमारा यूरेटर। यूरेटर क्या होता है, डक्ट होता है। डक्ट मतलब होता है एक ऐसा पैसेज, पैसेज मतलब होता है रास्ता। ठीक है, एक ऐसा रास्ता जिसके थ्रू जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो जाएगा। तो डक्ट क्या होता है, द डक्ट विच ड्रेन्स आउट द यूरिन फ्रॉम द किडनी, जो यूरिन को क्या करवाएगा, पास करवाएगा थ्रू द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। अभी हम इसको भी डायग्राम को भी समझेंगे। सबसे पहले आप देखो लास्ट क्या है हमारा, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा क्या होगा, अब हमारा यूरेथ्रा होता है ऐसा चैनल टू द एक्सक्रीटरी। ठीक है, तो जो एक्सक्रीशन के लिए जो भी एक चैनल होता है, चैनल जैसे कि अब देखो, अब अगर आप देखोगे यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा क्या होता है, लास्ट की जो ओपनिंग है ये क्या था हमारा यूरेटर, ये क्या हमारा यूरिनरी ब्लैडर। अब ये यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम होता है, ये जब यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर पूरा यूरिन भर जाता है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर पूरा यूरिन था, अभी वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब जब ये पूरा फिल हो जाता है तो ये एक्सपेंशन करने लगता है। तो जब ये एक्सपैंड होता है तभी किसी पर्सन को पता लगता है कि क्या हो गई है, अब अर्ज हो गई है टू पास द यूरिन। तो तभी वो बंदा क्या करता है, यूरिन पास करता है। तो और वो किससे पास करेगा, थ्रू द यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा क्या होती है, वो जो ओपनिंग होती है जो बाहर की साइड पर लेकर जाएगी यूरिन को। और यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, जहाँ पर यूरिन क्या रहेगा, इकट्ठा रहेगा, मतलब वहाँ पर स्टोर होकर रखा रहेगा। जब तक कि वो पूरा फिल नहीं हो जाता तब तक एक्सपेंशन फील नहीं होगी, तब तक किसी बंदे को पता नहीं चलेगा कि भाई हाँ अब यूरिन पास करना है या नहीं करना है। तो जब भी यूरिन पास करना होगा या फिर उसकी जब अर्ज होगी तो वो कब पता चलेगी, जब यूरिनरी ब्लैडर पूरा फिल हो जाएगा। उसके फिल होने से क्या होता है, पूरा वो एक्सपेंशन होने लग जाती है, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि अब क्या करना है, यूरिन पास करने की ज़रूरत है। तो ये होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, यूरेट्रा। अब हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो यूरेटर होता है और किडनी होते हैं, ये दोनों होते हैं पेयर्ड ऑर्गन्स। ये दोनों रहते हैं हमेशा पेयर में। पेयर में कौन रहेगा, वापस से हमें पता होना चाहिए, किडनी, और एक कौन रहेगा, यूरेटर। ये दोनों चीज़ें होती हैं पेयर में। और यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, सिंगल होता है। यूरेथ्रा भी क्या होता है, सिंगल होता है। तो यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर सिंगल होते हैं और किडनी और यूरेटर जो होते हैं वो पेयर में रहते हैं। पेयर में मतलब दो होंगे। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर देखो, यूरेटर क्या है, दो है, किडनी क्या है, दो है, यूरेथ्रा क्या है, एक है, यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक है। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, एक, ये भी क्या है, एक है, सिंगल सिंगल है। और ये क्या है, पेयर में, ये दोनों क्या है, पेयर में, ये पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है और ये भी पेयर में है। ये होता है हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी सिर्फ इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन, है ना। अभी जैसे हमने देखा था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने देखा था कि क्या क्या चीज़ें थी, किडनी था, यूरेटर था, यूरिनरी ब्लैडर था और हमारा यूरेथ्रा था लास्ट में। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं कि एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन क्या होता है, जो हम एक्सक्रीट आउट करते हैं। हम एक्सक्रीट क्या करते हैं अपनी बॉडी से बाहर, जो भी हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिनको हम सिंपली बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक किसी भी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो उस बॉडी के रिएक्शन जितने भी हो रहे हैं केमिकल में, उसमें कुछ वेस्ट भी निकलेगा। अब सारी चीज़ें तो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो सकती है, तो कुछ ना कुछ वेस्ट तो होगा ही। तो वो जो वेस्ट है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। जो भी वो जो वेस्ट निकल जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन बोलते हैं। यहाँ पर भी वही लिखा है, द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी जनरेट्स मेनी काइंड ऑफ वेस्ट इंक्लूडिंग नाइट्रोजनस वेस्ट विच आर हार्मफुल फॉर द बॉडी एंड हेंस नीडेड टू बी रिमूव्ड। अब वो क्यों रिमूव करने, क्योंकि अगर हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे तो हमारी बॉडी को वो काफ़ी ज़्यादा हार्म करने लग जाएंगे, जो कि हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो इसीलिए उस चीज़ों को या फिर उस वेस्ट को बाहर निकालने की काफ़ी ज़्यादा नीड है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस बाय विच दीज वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। तो एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हमारा जो जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है वो हमारी बॉडी के थ्रू रिमूव हो जाता है। तो अब देख लेते हैं हम कि मटेरियल क्या क्या चीज़ें एक्सक्रीट होती है, मतलब कौन से वेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले एक होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, एक होता है एक्सेस ऑफ वाटर, गैसेज एंड सॉल्ट्स। तो नाइट्रोजनस वेस्ट में हमारी तीन चीज़ें आएगी, एक आएगा यूरिन,
एक आता है यूरिक एसिड, एक होता है यूरिया। तो देखो अब यूरिया जो है वो कौन से ऑर्गेनिज्म रिलीज करते होंगे, आई मीन लाइक कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो यूरिया की फॉर्म में अपना वेस्ट एक्सक्रीट आउट करते हैं, वो होते हैं हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। और कौन से आएंगे हमारे यहाँ पर, एक आएंगे हमारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, और आएंगे हमारी मरीन फिशेस, और आएंगे हमारे मैमल्स। ये तीनों जो हैं वो क्या एक्सक्रीट करेंगे, यूरिया की फॉर्म में अपना वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं बॉडी में से। नेक्स्ट आते हैं हमारे यूरिक एसिड। यूरिक एसिड में कौन आएंगे, जो यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज करते हैं अपना वेस्ट, बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, और होते हैं हमारे स्नेल्स, और होते हैं कुछ हमारे इंसेक्ट्स। ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में अपना वेस्ट रिलीज करते हैं। तो जो यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज करेंगे अपना वेस्ट, उनको हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। इन सबको हम क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। और जो रिलीज करते हैं यूरिया की फॉर्म में उनको हम बोलते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। बाकी कुछ एक्वेटिक एम्फीबियंस या फिर कुछ एक्वेटिक इंसेक्ट्स भी हैं जो कि अपना जो मतलब वेस्ट है वो रिलीज करते हैं अमोनिया की फॉर्म में, उनको बोलते हैं अमोनोटेरिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अभी हमें क्या पता होना चाहिए, यूरिया की फॉर्म में जो रिलीज करते हैं उनको हम बोलते हैं यूरियोटेरिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें आते हैं हमारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और आते हैं हमारी मरीन फिशेज और मैमल्स। तो ये तीनों जो होते हैं ये हमारे क्या है, यूरियोटेलिक है। और नेक्स्ट आता है हमारे यूरिक एसिड, उनको हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें आएंगे हमारे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स। और बाकी यूरिन भी है जो कि नाइट्रोजन वेस्ट की फॉर्म में रिलीज हो जाता है थ्रू द बॉडी। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेस ऑफ वाटर। जो वाटर जो है वो कैसे रिलीज होता है, जो भी हमें स्वेट आता है और यूरिन आता है वो हमारे वाटर, हमारी बॉडी से थोड़ा जो भी एक्सेस वाटर है वो रिमूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आती है गैसेस और कुछ आते हैं हमारे सॉल्ट्स। अब क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दीज वेस्ट बाय द सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मतलब कि उनका कुछ ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है कि हाँ अभी यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर है, किडनी है, यहाँ से फिल्टर होके वहाँ से फिल्टर होके, नहीं, सिंपल सा है, कुछ नहीं होगा। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं अपनी बॉडी के मतलब लाइक अपनी स्किन के थ्रू ही रिमूव कर देते हैं अपना जो भी मतलब वेस्ट होता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसी नॉर्मल डिफ्यूजन के थ्रू अपना वेस्ट जो है वो हमारी बॉडी अपनी बॉडी से रिमूव कर लेते हैं। ये होता है हमारा पूरा एक्सक्रीशन। नेक्स्ट है अब हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है अब हम सबसे पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हर एक, हमने ईच किडनी क्यों लिखा है, क्योंकि पेयर में होती है तो इसलिए बोला है कि ईच किडनी। तो हर एक किडनी जो होती है वो क्या कंटेन करती है, फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन में अब जैसे हमें पता है कि नेफ्रॉन क्या करता है, आई मीन लाइक किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है किसको, यूरिन को, मतलब हमारे ब्लड को, जिससे कि यूरिन क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो जो फिल्टर करने की जो यूनिट है, जो फिल्टर करेगा उसमें से, उसका नाम क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको यहाँ पर बना रखा है हमने। ठीक है, तो जो नेफ्रॉन होता है वो क्या करता है, फिल्टर करता है, और किस में प्रेजेंट होगा, किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि फिल्टर करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है नेफ्रॉन आर मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस क्या होता है, अब हम एक बार यहाँ पर वो समझते हैं। देखिए, क्लस्टर मतलब होता है यहाँ पर पूरा क्या है, नर्व्स का पूरा एकदम ऐसे बिल्कुल गुच्छा सा बना हुआ है, उस बंच को या फिर उस क्लस्टर को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो ये जो चीज़ है इसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट है विच इज एसोसिएटेड विद द कप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द बोमेंस कैप्सूल। अब देखो, अब जो बोमेंस कैप्सूल है उसके अंदर क्या रहेगा, मान लो ये कैप्सूल है, अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पर नर्व्स है। तो जो नर्व्स हैं, ये जो इकट्ठी हुई नर्व्स हैं, इसको कोई पकड़ने के लिए चाहिए, तो वो जो पकड़ रहा है उसका नाम क्या है, बोमेंस कैप्सूल। और जो नर्व्स का जो इकट्ठा है, जो क्लस्टर है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस क्या हुआ हमारा, ये जो यहाँ पर नर्व्स इकट्ठी हो रखी हैं, और यहाँ पर जो ये जो कैप्सूल है इसको हम क्या बोलेंगे, बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द रीनल आर्टरी ब्रिंग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी विद अलॉन्ग विद द नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक द यूरिया, यूरिक एसिड एंड मेनी अदर सब्सटेंसेस। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो एफरेंट वाली है, यहाँ पर ये क्या लेकर आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी। ठीक है, अब ये जो सेपरेशन है वो किसका करना होता है, ब्लड का और यूरिन दोनों अलग अलग करने होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों आएंगे, पर यहाँ पर क्या होगा, कौन कौन चीज़ें लेकर आएगा ये, एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा, और क्या लेकर आएगा, यूरिक एसिड लेकर आएगा, यूरिया लेकर आएगा, और जितने भी थोड़े बहुत और नाइट्रोजनस वेस्टेज है उन सबको लेकर आता
आता है कौन, एफरेंट, या फिर आप क्या बोल सकते हो रीनल आर्टरी लेकर आती है। तो यहाँ पर वो एंटर करती है, जो एंटर करती है उसको बोलते हैं एफरेंट, जो बाहर जाती है ई से एग्जिट, तो जो बाहर जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, इफरेंट, इफरेंट आर्टरियोल। ये क्या है, हमारी एफरेंट आर्टरियोल। नेक्स्ट है हमारा द ब्लड गेट्स फिल्ट्रेट थ्रू द ग्लोमेरुलस एंड दिस फिल्ट्रेट एंटर्स द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। इसका मतलब होता है, अब यहाँ पर ब्लड क्या हुआ है, अब यहाँ से हमें पता है यहाँ से ब्लड आया, अब यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा बहुत फिल्टर हुआ, फिर इफरेंट से होता हुआ गया, फिर कहाँ पर आ गया, ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, ये ट्यूबुलर पार्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर एंटर कर जाएगा ट्यूबुलर पार्ट में ब्लड। फिर उसके बाद होता है एज दिस फिल्ट्रेट मूव्स डाउन द ट्यूबुलर पार्ट द ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड एक्सेस ऑफ वाटर गेट सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड वेसल सराउंडिंग दीज ट्यूब्यूल्स। अब ये जो ट्यूब्यूल्स है ये क्या करेंगी, जितनी भी एक्सेस ऑफ चीज़ें हैं उन सबको क्या कर लेगी, रीअब्सॉर्ब, मतलब हमारी बॉडी को जो भी चीज़ें चाहिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, वो रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी बाय द ट्यूब्यूल्स इन आवर बॉडी। तो जो भी हमारे नेफ्रॉन में जितनी भी ट्यूब्यूल्स है वो क्या करेगी, जितनी भी चीज़ें जो हमारे यूजफुल है उनको सबको रीअब्सॉर्ब कर लेगी, ताकि हमारी बॉडी में से एक्सेस वेस्ट या फिर एक्सेस जो भी अच्छी चीज़ें थी वो भी रिमूव ना हो जाए। तो जितनी चीज़ें ज़रूरत है सिर्फ उतनी ही रिमूव होनी चाहिए, एक्सेस रिमूवल भी हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होगा। हाँ, तो अभी देखो हमने क्या देखा था कि रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो रीएब्जॉर्प्शन में कौन सी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब्ड डिपेंड्स ऑन, तो किस पे डिपेंड करेगा, हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर इज देयर इन द बॉडी, कि मतलब कितने हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर है ना, तो उसी के हिसाब से फिल्ट्रेट बनता है और उतना ही रिमूव किया जाता है। एंड हाउ मच नाइट्रोजन वेस्ट नीड टू बी एक्सक्रीटेड आउट, कि कितना वेस्ट एक्सक्रीट करना पड़ेगा, कि मान लो अगर 2 लीटर बनाया है तो उसमें से कितना वेस्ट वाला प्रोडक्ट है जिसको एक्सक्रीट करना है, तो वो जो भी रीअब्जॉर्ब हुई है चीज़ें उन सब पे, वो जो चीज़ें हैं उन सब इन दोनों पे डिपेंड करती हैं। अब देखो रीअब्जॉर्प्शन जो वो कौन कौन कराएगा, पीसीटी, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये आपको जो स्ट्रक्चर है या फिर इसके जो नाम है वो कैसे याद रह सकते हैं, मान लो प्रॉक्सिमल लिखा है तो पी से पास, पी से प्रॉक्सिमल, तो पास मतलब क्या आएगा, प्रॉक्सिमल, जो पास है बोमेन्स कैप्सूल को वो होता है हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब नीचे क्या है, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब होता है नीचे आना, डाउनवर्ड जाना, तो जो डाउनवर्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले होती है हेयर पिन जैसी शेप होती है, हेयर पिन होती है ना ऐसी यू शेप की, तो वैसे ही ये क्या है, लूप ऑफ हेनले, ये हेयर पिन यू शेप की पिन जैसा होता है जिसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ये जो नीचे आ रही है उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये जो ऊपर वाली है उसको हम बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब जैसे ये दूर है इससे, है ना, जैसे अब इधर से आया, इधर से घूम के यहाँ आया, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब होता है दूर, डी से डिस्टल, डी से दूर, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दूर, मतलब कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर पी से पास वाला प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि रीअब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। फिर नीचे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये जो फोल्ड बनता है, ये जो यू शेप्ड का फोल्ड बन रहा है इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्टल, डिस्टल मतलब जो दूर वाली साइड है, जो डिस्टल, जो दूर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट आता है हमारा असेंडिंग, जो ऊपर वाली साइड है उसको हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कलेक्टिंग डक्ट, जो जहाँ पर जाके चीज़ें कलेक्ट होंगी, जहाँ पर जाकर फाइनल जितना भी रीअब्जॉर्प्शन है, जितना भी जो भी चीज़ें एक्सक्रीट आउट करनी है, वहाँ पर सब कुछ डिसाइड हो जाता है कि हाँ भाई इतनी चीज़ें कलेक्ट कर लो, इतनी चीज़ें रीअब्जॉर्ब कर लो, अब जो बचा है बाकी वेस्ट कर दो, मतलब बाकी एक्सक्रीट आउट कर दो। तो वो सारी चीज़ें कहाँ पर जाके डिसाइड होंगी, कलेक्टिंग डक्ट में ही डिसाइड होंगी। अब एक बार हम यहाँ पर समझ लेते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है, सो द फ्लूइड नाउ फ्लोइंग इन द ट्यूबुलर पार्ट इन द यूरिन विच गेट्स कलेक्टेड इन द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन। अब जो भी ट्यूबुलर पार्ट में जितना भी फ्लूइड था, जो भी रीअब्जॉर्ब हो गया है, जितना भी थोड़ा बहुत वेस्ट बचा है, वो जहाँ पर कहाँ पर जाकर कलेक्ट हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, कलेक्टिंग मतलब कुछ कलेक्ट हो रहा होगा, तो जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी रीअब्सॉर्ब हो गया, अब कहाँ पर जाकर कलेक्ट हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। नेक्स्ट आता है हमारा दीज कलेक्टिंग डक्ट्स टुगेदर लीव द किडनी एट अ कॉमन पॉइंट बाय फॉर्मिंग द यूरेटर। अब ये क्या करेंगे, जो कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक फाइनल पॉइंट बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, यूरेटर बोलेंगे। तो वो यहाँ पर क्या होंगे, वो जो ऐसे बना होता है, जो हमने इससे पहले वाले डायग्राम में देखा था, वो यूरेटर में जाकर इकट्ठा हो जाएंगे। मतलब कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे पहुंचाएंगे, यूरेटर में, जो इकट्ठा हो रखा है उसको सीधा यूरेटर में पास ऑन करवा देते हैं। नेक्स्ट आता है ईच यूरेटर ड्रेन्स द यूरिन इन द यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर जो हमने देखा था वो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। जब तक कि वो पूरा फिल नहीं हो जाता तब तक किसी बंदे को नहीं पता चलेगा कि भाई अब यूरिन पास करने की अर्ज है या फिर अब यूरिन पास करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, each ureter drains the urine in the urinary bladder where it is stored until the pressure of the expanded bladder leads to urge to pass it out through the urethra। तो यूरेथ्रा से थ्रू मतलब अब कब नीड है, मतलब कब वो पूरा फिल हो गया, जब तक वो पूरा फिल नहीं हो जाता तब तक वो एक्सपेंशन भी स्टार्ट नहीं करेगा। और जब वो एक्सपेंशन स्टार्ट कर देगा तब हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंच जाता है कि हाँ भाई अब क्या है, अब तो एक्सपेंशन स्टार्ट हो चुकी है, तो भाई अब क्या करना है, अब यूरिन पास करवाना है।
तो ये यहाँ पे क्या लिखा है, दिस ब्लैडर इज मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज अंडर द नर्वस सिस्टम कंट्रोल। तो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में ये जो भी मतलब हमारा जो ब्लैडर है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है और वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के अंदर ही रहता है। नेक्स्ट आता है कितना फिल्ट्रेट, मतलब कि कितने अमाउंट में हमारा फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता होगा, 180 लीटर पर डे। तो पर डे हमारा 180 लीटर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है या फिर फॉर्म होता है, पर कितना ही एक्सक्रीट आउट हो पाएगा, 2 लीटर ही एक्सक्रीट होता है, बाकी जितना भी है वो सारा हमारी बॉडी उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि हम एक्सेस अमाउंट में भी नहीं रिलीज करवा सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगा अगर हम एक्सेस अमाउंट में रिलीज करवा देंगे, क्योंकि यूरिन के साथ क्या होगा, थोड़े अमाउंट में वाटर भी होता है, तो इसीलिए हम एक्सेस में रिलीज नहीं करवा सकते हैं। अगर हमने करवा दिया तो वो क्या हो जाएगा हमारा वो हमारा एक्सेस में रिलीज हो जाएगा। एक्सेस में रिलीज होने के कारण हमें डिहाइड्रेशन हो सकती है और डिहाइड्रेशन से काफ़ी ज़्यादा बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसलिए 180 लीटर फिल्ट्रेट हमारा प्रोड्यूस होता है, जिसमें से हमारा 2 लीटर ही एक्सक्रीट आउट हो पाता है और बाकी जितना भी बचा है वो सारा हमारी बॉडी उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती है। ये हमारा पूरा था यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन हमने क्या क्या देखा, क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारी, 3 चीज़ें आती हैं। एक होती है हमारी, सबसे पहले हमारी क्या देखा था हमने, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जो हमारा ग्लोमेरुलर था उसने क्या करा था, फिल्ट्रेट करा था। फिर उसके बाद हमारी बॉडी ने क्या करा था, उसको रीएब्जॉर्प्शन करा था। फिर लास्ट में जाकर क्या हो गया था, रिमूव हो गया था, सेक्रीट हो गया था। तो सबसे पहले क्या किया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ, सेकंड में क्या हुआ, रीएब्जॉर्प्शन हुआ, थर्ड में हुआ हमारा एक्सक्रीशन। तो आपको पता होना चाहिए कि यूरिन फॉर्मेशन में 3 चीज़ें आएगी। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सबसे पहला काम। फिर सेकंड हमने क्या देखा, रीएब्जॉर्प्शन, किसके द्वारा, जो भी हमारी बॉडी ये जो थी पीसीटी, डीसीटी और हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड सो ऑन। तो रीएब्जॉर्प्शन सब कुछ हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फिर थर्ड हमने क्या देखा, एक्सक्रीशन, या फिर आप क्या लिख सकते हो, सेक्रीशन। तो अब जो भी सेक्रीट है वो थ्रू द यूरेथ्रा पास हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा था यूरिन फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। तो फंक्शन क्या क्या होते हैं, 2 फंक्शंस होते हैं इसके। सबसे पहला है हमारा एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट में हमने क्या देखा था, 3 चीज़ें आती हैं, यूरिन, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो ये 3 चीज़ें हमारी बॉडी से कौन रिमूव करेगा, नेफ्रॉन। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटेन करना वाटर और आयंस का बैलेंस। अब आयंस कौन से मतलब काफ़ी सारे होते हैं, पर उनमें से कुछ हैं K+, Na+, Cl- एंड सो ऑन, मतलब और भी काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो वाटर और आयंस का जो रिमूवल होगा या आई मीन लाइक जो भी आयंस का और वाटर का मेंटेनेंस होगा हमारी बॉडी में, वो कौन मेंटेन करता है, नेफ्रॉन मेंटेन करता है। और आयंस और वाटर के बैलेंस को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक रेगुलेशन या फिर ऑस्मोटिक बैलेंस। नेक्स्ट आता है अब हमारा यूरिन फॉर्मेशन में स्टेप्स कौन से हैं। एक तो 3 स्टेप होते हैं हमारे। सबसे पहला हमारा होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो कि हमने यहाँ पर देखा था कि हाँ भाई यहाँ पर एक क्या बना था, ग्लोमेरुलर, ये बना था हमारा बोमेंस कैप्सूल। इसके अंदर यहाँ पर क्या था, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट था। तो ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये जो क्लस्टर होता है नर्व्स का, क्लस्टर मतलब होता है जो गुच्छा होता है या फिर जो इकट्ठी नर्व्स होती हैं साथ में, वो जो सारी नर्व्स होती हैं वो एक साथ अगर हो जाती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर बोलते हैं या फिर ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो जो ग्लोमेरुलस है ये क्या करता है, यहाँ पर ये लोकेटेड होता है बोमेंस कैप्सूल के अंदर। मान लीजिए ये बोमेंस कैप्सूल है, यहाँ पर पूरी हमारी नर्व्स का इकट्ठा या फिर नर्व्स का पूरा क्लस्टर प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोमेंस कैप्सूल। और इसके अंदर जो इकट्ठी नर्व्स है उनको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो ये सारे दोनों मिलकर क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब इस फिल्ट्रेशन के अंदर होता क्या क्या है, सबसे पहले तो नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करते हैं, ग्लूकोज को, वाटर को, अमीनो एसिड्स, ये सारा क्या होता है, फिल्टर हो जाता है ब्लड में। और फिर और बोमेंस कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। तो ये क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोमेंस कैप्सूल। तो ब्लड से ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, फिल्टर हो जाती है थ्रू ग्लोमेरुलस। फिर उसके बाद कहाँ जाती है, बोमेंस कैप्सूल में चली जाती हैं। फिर उसके बाद नीचे ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि क्या करवाती है, हमारा रीएब्जॉर्प्शन कराएगी। जैसे कि हमारा सेकंड पॉइंट में लिखा है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है हमारा यहाँ पर, नाउ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट एंड आर रीएब्जॉर्ब्ड बैक बाय द कैपिलरी सराउंडिंग द नेफ्रॉन। अब जो नेफ्रॉन के मतलब अराउंड जो भी नेफ्रॉन वगैरह जो भी मतलब कैपिलरीज प्रेजेंट है, वो जो ट्यूब्यूल्स है वो क्या करेगा, फिल्टर करेगा। फिल्टर मतलब कि रीएब्जॉर्ब करेगा। जो चीज़ें अच्छी होंगी हमारी बॉडी के लिए उनको क्या कर लेगा, रीएब्जॉर्ब कर लेगा। हमें एक्सेस अमाउंट में भी वाटर नहीं निकालना है, हमें क्या करना है, जितना
जितना ज़रूरत है, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उसी को सेक्रेट करना है। ये नहीं कि जो भी चीज़ें आ गई है ग्लोमेरुलस में सारी चीज़ें रिमूव कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए जो चीज़ें हमें लगेगी कि नहीं भाई अभी भी ये भी यूज़फुल है, तो हम उसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर हमने जो देखा था ऐसे कुछ यहाँ पर फिल्टर ऐसे कुछ बना था ट्यूब्यूल जैसा स्ट्रक्चर, तो वो यहाँ पर क्या कर देगा, रीएब्जॉर्प्शन करने में काम करता है, तो रीएब्जॉर्ब करवाएगा चीज़ें। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्रीशन। अब जो भी रीएब्जॉर्ब हुआ है उन सबको अलग करके वो सारा कहाँ चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। अब जो भी चीज़ें बची हैं, जो भी रीएब्जॉर्ब होना था वो तो हो गया, अब जो चीज़ें थोड़ी बहुत बची हैं वो जाएगी सीधा कलेक्टिंग डक्ट में। अब कलेक्टिंग डक्ट में भी थोड़ा बहुत जो भी रीएब्जॉर्ब होना होगा वो हो जाएगा, फिर लास्ट में सारा कुछ रिमूव हो जाएगा। अब वो क्या क्या रिमूव होता है, यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट्स, ये सारे क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं जब वो कलेक्टिंग डक्ट में चले जाते हैं। फिर उसके बाद यूरेटर में जाते हैं, फिर यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर में जाते हैं, ब्लैडर के बाद वो जाते हैं यूरेथ्रा में। तो यूरेथ्रा से क्या हो जाता है, हमारी बॉडी से वो बाहर चले जाते हैं। यूरेथ्रा में क्या होता है, वो जो ओपनिंग है जो कि क्या करेगी, यूरिन पास कराने में हेल्प करती है, तो वो यूरिन क्या को होगा, वहाँ से उससे पास हो जाएगा यूरेथ्रा के थ्रू। हमारी बॉडी से कहाँ से सेक्रीट होएगा, यूरेथ्रा से होगा, जो भी हमारा वेस्ट है सेक्रीट आउट। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आती हैं हमारी यूरिन फॉर्मेशन में। अब नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिफिशियल किडनी। तो आर्टिफिशियल किडनी में एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। हीम मतलब होता है ब्लड, लेसेस मतलब होता है ब्रेक डाउन या फिर फिल्टर करना या फिर कुछ चीज़ अलग अलग करना। तो हम क्या कर रहे हैं, ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं या फिर ब्लड में से कुछ चीज़ें क्या कर रहे हैं, हम अलग कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को क्या कर रहे हैं हम, ब्लड अलग और जो भी बाकी वेस्ट था उन सबको अलग। तो मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हो। तो मतलब कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, कुछ फिल्टर करना होगा। अब वो देखते हैं कि फिल्टर कैसे होगा। अब हीमोडायलिसिस क्या होता है, फिल्ट्रेशन तो होगा ब्लड का, पर वो किसके थ्रू होगा, आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू, नॉट थ्रू द नेचुरल या फिर रियल किडनी। रियल किडनी होती है वो होती है आर्टिफिशियल किडनी। अब कुछ बंदों में क्या होती है, आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है, कुछ लोगों में आर्टिफिशियल किडनी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग एल्कोहल ड्रिंक करते हैं, है ना। अब एल्कोहल ड्रिंक कर कर क्या होता है, किडनी पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। अब प्रेशर आने की वजह से किडनी जो है अपना फंक्शन क्या कर देती है, फिल्टर करने का ब्लड को हटा देती है। अब वो उतने मतलब नहीं रहती है अच्छी किडनी, तो किडनी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, किडनी कोई भी फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाती और उन बंदों को ज़रूरत पड़ती है आर्टिफिशियल किडनी की। तो उन बंदों में आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है। तो आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू जो भी ब्लड हमारा फिल्टर होता है उसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। तो यहाँ पर क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी इज नोन एज द हीमोडायलिसिस। इट इज मेंट फॉर द किडनी फेलियर पेशेंट्स। जिनकी किडनी फेल हो जाती है उन्हीं पेशेंट्स को ये आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है। तो इसलिए हमें किडनी में ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। जैसे कि अगर हमने अपना यूरिन ज़्यादा देर तक रोक के रखा तो हमारी किडनी पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है। मान लीजिए अब हमने काफ़ी 3-4 घंटे से अगर हमने यूरिन रोक के रखा है, वैसे इतना पॉसिबल नहीं है पर कुछ लोग कर लेते हैं, है ना। तो इतना हमें यूरिन कभी नहीं रोकना चाहिए। अगर हम इतना रोकेंगे तो उससे हमारी किडनी पे क्या आएगा, मान लो हमने और पानी पी लिया तो फिर वो भी फिल्टर हो गया, फिर अब क्या हो गया, यूरेटर मान लो यूरेटर तक पहुंच गया, तो फिर उससे क्या होगा, हमारी किडनी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है जिससे कि किडनी को हमारी नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी हमें इतना ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए कि मतलब आपको यूरिन भी आ रहा है और आप पानी भी पिए जा रहे हो, जिसके कारण वो फिल्टर भी होता जा रहा है, ठीक है, और ज़्यादा यूरिन भी बढ़ता जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर भी फुल हो रखा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पानी पियो, बहुत सारा पानी पीना चाहिए। पानी पीना अच्छी बात है पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप यूरिन रोक रहे हो। यूरिन ज़्यादा देर नहीं रोकना चाहिए, किडनी पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है जिससे कि चांसेस रहते हैं किडनी फेल होने के, तो इसलिए यूरिन नहीं रोकना चाहिए। तो आर्टिफिशियल किडनी आपको समझ में आ गया होगा। हीमोडायलिसिस क्या होता है, प्रोसेस होता है प्यूरिफाई करने का ब्लड को पर थ्रू द आर्टिफिशियल किडनी, उसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो अब जैसे कि अब ह्यूमंस में भी एक्सक्रीशन होता है तो प्लांट्स को भी ज़रूरत होगी अपनी बॉडी से वेस्ट निकालने की। तो अब वो बॉडी से जो वेस्ट है प्लांट की वो कैसे निकलेगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, प्लांट्स क्या क्या रिमूव करेंगे, कुछ तो मतलब लाइक कुछ गैसेस का एक्सचेंज होगा, जिसमें से कौन सी गैसेज होंगी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज हो जाती है थ्रू द स्टोमेटा। अब जैसे कि स्टोमेटा मैंने आपको बताया था, स्टोमेटा क्या होता है, जैसे मान लो अब ये लीफ है तो लीफ के सर्फेस पर क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। पोर्स मतलब होता है टाइनी होल्स। तो वो जो प्रेजेंट होते हैं इसके थ्रू क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, क्योंकि थोड़ी बहुत स्पेस तो चाहिए गैस को जाने के लिए भी। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होती है बाहर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, बाहर वाली साइड आ जाएगी। तो ऐसे ही वो ऑक्सीजन का रिमूवल करवाता है प्लांट थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय द ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि जो भी प्लांट को मतलब जितना भी वाटर था उसने यूज़ कर लिया, अब जितना एक्सेस बचा है वो सारा रिमूव हो जाएगा थ्रू द स्टोमेटा। वो भी स्टोमेटा के थ्रू होता है पर उस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसपीरेशन।
नेक्स्ट आता है हमारा प्लांट्स कैन इवन लूज सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट्स लाइक ओल्ड लीव्स एंड बार्क ऑफ द ट्री। बार्क मतलब होता है उसके ऊपर जो ब्राउन वाला पार्ट होता है जिसको हम आई गेस पेड़ की छाल बोलते हैं, वो तो वो जो है वो भी रिमूव होती है। वो क्या हो जाती है एक समय के बाद अपने आप सूख कर बिल्कुल झड़ जाती है, तो वो भी क्या हुआ एक तरह से उसका एक्सक्रीशन ही होता है। और जैसे अब पुराने जो भी मतलब जैसे लीव्स होते हैं जो सूख जाते हैं बिल्कुल ब्राउन हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं झड़ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सेनेसेंस हो गया लीफ में, या फिर प्लांट का क्या आ गया सेनेसेंस पीरियड आ गया। सेनेसेंस मतलब होता है जब प्लांट बुढ़ा हो जाता है और जो भी उसके वेस्ट मटेरियल होता है, मतलब जैसे कि अब ये ओल्ड बार्क हो गया है ना, ओल्ड लीव्स हो गया जो झड़ जाते हैं, उसको हम सेनेसेंस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक रेजिन्स। रेजिन्स मतलब होता है जो उसमें से जो भी चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जो भी मतलब उसमें जो भी लिक्विडी सब्सटेंस निकलता है, जैसे अब थोड़ा एक वाइट कलर का होता है, कुछ ट्रांसपेरेंट कलर्स के होते हैं, तो उन सबको हम बोलते हैं रेजिन्स एंड गम, स्पेशली इन द ओल्ड जाइलम सेल्स विच कैन ऑल्सो लॉस्ट बाय द प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या करते हैं उसको भी अपने आप ही एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। किसके मतलब किसकी वजह से, स्पेशली ज़्यादातर किसमें होता है ओल्ड जाइलम सेल्स के थ्रू ये रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लांट्स ऑल्सो सेक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम। अब प्लांट्स क्या करते हैं रूट्स में भी होंगे है ना, छोटे छोटे पोर्स रूट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं रूट्स का जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा सॉइल में ही एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो ये पूरा क्या है हमारा एक्सक्रीशन होता है प्लांट्स का।